Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So we are done with the discussion of the first chapter in the law in economics, which was quite introductory, and now we are going to do some questions on that. First question is, suppose a law is passed that prohibits farmers from using certain chemical fertilizers because the excess runs off and contaminates nearby groundwater. The expected reduction in inlands to water users is $10 million. The farmers experience on $8 million loss from switching to more expensive fertilizer. अच्छा देखिए, फार्मर्स जो है वो खेती करने के लिए केमिकल यूज़ करते हैं जिससे आसपास का पानी कंटामिनेट होता है और जो यूज़र्स है पानी के उनको बीमारी हो जाती है और उनका जो यूज़र्स का लॉस है वो $10 मिलियन का है। और लॉ बनाया गया, इसमें फार्मर्स को ये केमिकल यूज़ करने से रोक दिया गया। अब फार्मर्स को एक एक्सपेंसिव केमिकल यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा करने पर उनके 8 मिलियन का खर्चा बढ़ जाएगा। तो देखो, जब ये केमिकल फार्मर यूज़ नहीं करेंगे तो यूज़र्स का लॉस ख़त्म हो गया, तो यूज़र्स को 10 मिलियन का फ़ायदा हो गया, लेकिन फार्मर्स को 8 मिलियन का नुकसान हो गया। ठीक है, आप पूछ रहे हैं क्या? फर्स्ट पार्ट, डज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉ रिप्रेजेंट अ परेटो इंप्रूवमेंट रिलेटेड टू स्टेटस क्यो? क्या ये परेटो इंप्रूवमेंट है? देखिए, क्या होती है परेटो इंप्रूवमेंट? बाय परेटो इंप्रूवमेंट वी मीन दैट व्हेन समवन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनीवन एल्स वर्स ऑफ। किसी का नुकसान किए बिना अगर हम किसी एक व्यक्ति को या कुछ व्यक्तियों का भला कर सकते हैं तो वो परेटो इंप्रूवमेंट होता है। Here when the law prohibits the use of chemicals, farmers are worse off. It doesn't matter that residents are better off by greater amount, but since farmers are worse off in this movement, so this transition cannot be termed as Pareto improvement. ये Pareto improvement नहीं हो सकता। बात बहुत क्लियर है। Pareto improvement का बेसिक क्राइटेरिया क्या है? When no one can be made worse off, या ऐसे कहिए when someone can be made better off without making anyone else worse off। किसी का नुकसान किए बिना अगर फायदा पहुंचाया जा सकता है तो परेटो इंप्रूवमेंट होती है। Here since farmers are made worse off irrespective of the fact that residents or water users are better off by greater amount, still this is not a Pareto improvement। ये Pareto improvement नहीं है। Is it a Kaldor-Hicks improvement? Yes। Kaldor-Hicks में क्या होता है? When someone can be made better off by a greater amount, when या ऐसे कह लीजिए when the gain of gainers is more than the loss of losers, then it is Kaldor-Hicks improvement। In this situation the gain of gainers, that is water users, is 10 million and the loss of losers, that is farmers, is 8 million। So here the gain of gainers is more than the loss of losers, so yes it is Kaldor-Hicks improvement। ठीक है, जब गेनर्स का गेन लूजर्स के लॉस से ज़्यादा बड़ा होता है तो वो कैल्डर-हिक्स इंप्रूवमेंट होती है, या ऐसा हो रहा है। बी पार्ट में कह रहे हैं, बी पार्ट में देखिए क्या कहता है। सब थ्योरी है, अभी कुछ कैलकुलेशन तो आई नहीं, जब आएगी तो करके दिखाऊंगा। बस जो मैंने बोला वो आपको लिखना है। ठीक है, नाउ सपोज द गवर्नमेंट टैक्सेस वाटर यूजर्स एंड यूजेस द रेवेन्यू टू फुल्ली कंपनसेट फार्मर्स फॉर देयर लॉसेस। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि देखिए जो वाटर यूजर्स है ना, आपको टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स दोगे आप? 8 मिलियन का। वो आपस में बढ़ जाएगा उन सब के अंदर। 8 मिलियन का टैक्स देंगे वो लोग, और वो टैक्स का पैसा लेकर गवर्नमेंट क्या करेगी? फार्मर्स को दे देगी। तो फार्मर्स का लॉस खत्म हो गया, अब फार्मर्स को कुछ लॉस नहीं है। और वाटर यूजर्स को अभी भी 2 मिलियन का गेन हो रहा है क्योंकि उन्होंने तो टैक्स सिर्फ 8 मिलियन का दिया है। इज द लॉ नाउ अ परेटो इंप्रूवमेंट? येस, नाउ इट इज अ परेटो इंप्रूवमेंट बिकॉज हेयर water users are being better off by 2 million, whereas since the loss of farmers is fully compensated, so no one is worse off। So now it is a Pareto improvement because here water users are made better off without making anyone else worse off। किसी का नुकसान किए बिना अब आपने इनको बेटर ऑफ कर दिया है। तो इनको 10 मिलियन का फायदा था, उनसे 8 मिलियन ले लिया, अभी भी इनको 2 मिलियन का फायदा है, और वो लेके किनको दे दिया? जिनका नुकसान हो रहा था। तो फार्मर्स का कुछ नुकसान नहीं हो रहा, उनका 8 मिलियन का लॉस था, उनको मिल गया। So they are not better off, they are not worse off, they are neutral to this policy now without making anyone worse off। किसी का worse off नहीं कर रहे, and still water users are being better off by $2 million, so it is a Pareto improvement। Is it a Kaldor-Hicks improvement? Yes,
बिकॉज द गेन ऑफ गेनर्स इज देयर बट देर आर नो लूजर्स, द लॉस ऑफ लूजर्स इज जीरो, ऐसे कह लीजिए, द लॉस ऑफ लूजर्स इज जीरो एंड द गेन ऑफ गेनर्स इज 2 million, सो यस इट इज कैल्डर हिक्स इंप्रूवमेंट, क्योंकि उसकी वही स्टेटमेंट है दैट द गेन ऑफ गेनर शुड बी मोर देन लॉस ऑफ लूजर्स। ठीक है जी, अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। सपोज देर आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स इन ए पर्टिकुलर प्रोविंस, टिम्बर कंपनी शेयर होल्डर्स, एनवायरमेंटलिस्ट्स एंड न्यूट्रल पार्टीज। 3 तरह के लोग हैं। एक तो वो जो टिम्बर कंपनी उसके शेयर होल्डर्स, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंटलिस्ट भी आगे लकड़ी, टिम्बर कंपनी का काम है लकड़ी काटो प्रॉफिट कमाओ, तो शेयर होल्डर्स तो ये चाहेंगे लकड़ी कटे, मार्केट में बिके और हमारा फ़ायदा हो। अब ये जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं ये क्या चाहेंगे, ना 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 ना, पेड़ ही जीवन है, वृक्ष बचाओ, तो ये तो पेड़ कटने नहीं देना चाहेंगे। और जो न्यूट्रल पार्टीज़ हैं वो क्या कहते हैं, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, जो करना करो। ठीक है जी। द नंबर ऑफ ईच आर एज फॉलोज, शेयर होल्डर्स 100 हैं, एनवायरमेंटलिस्ट 500 है, न्यूट्रल पार्टीज 1500 है। तो टिम्बर कंपनी के 100 शेयर होल्डर हैं और जो पेड़ बचाना चाहते हैं एनवायरमेंटलिस्ट वो 500 हैं लोग, और न्यूट्रल पार्टीज जो मस्ती में वो 1500 लोग हैं। टोटल प्रॉफिट फ्रॉम लॉगिंग इज $8,000। लकड़ी काट के बेचने से जो टिम्बर कंपनी उसको $8,000 का फ़ायदा होता है, यानी पर शेयर होल्डर कितना मिल रहा है, $80 मिल रहा है। 100 शेयर होल्डर्स है ना, कुछ ना दिए होने पर हमेशा ये मान के चलना पड़ेगा कि बराबरी है, सब में बराबर बटेगा। तो $80 का पर शेयर होल्डर फ़ायदा, टोटल गेन $8,000 के, विच इज़ इवनली डिवाइडेड, लिखा भी है उसने, खैर लिख दिया अमंग शेयर होल्डर्स। Environmentalists wish to stop all logging and are willing to pay $25 each to do so. Environmentalists जो हैं वो इसको रोकना चाहते हैं लकड़ी काटने को, और इसके लिए हर आदमी उनमें से $25 देने के लिए राजी है। तो यानी कितने पैसे आ जाएंगे आपके पास अगर लिए जाएं, तो 500 तो लोग हैं इंटू $25, $12,500 आ जाएंगे, जो कि इनके उससे ज़्यादा है। ठीक है जी, देखते हैं। न्यूट्रल पार्टीज आर अनइंटरेस्टेड इन द डिबेट, वो कह रहे भैया ना तो हम पेड़ काटने में इंटरेस्टेड, ना काटने में इंटरेस्टेड, हमसे मत पूछो। ठीक है, हम ना पैसा देंगे ना लेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, अपने आप करते रहो जो करना है। तो वो इस डिबेट में पढ़ना ही नहीं चाहते। अब वो बोल रहे हैं, इज ए लॉ बैनिंग लॉगिंग परेटो ऑप्टिमल, अगर ऐसा कानून बना दिया जाए जहाँ पे लकड़ी काटना रोक दिया जाए तो क्या परेटो ऑप्टिमल होगा? ऐसा कानून बनने पर एनवायरमेंटलिस्ट को फ़ायदा होगा, टिम्बर कंपनी का नुकसान होगा। जब किसी को नुकसान होता है तो परेटो ऑप्टिमल नहीं हो सकता। लिखेंगे क्या, सिंस लॉ बैनिंग लॉगिंग विल रिजल्ट इन ए लॉस टू टिम्बर कंपनी and gain to environmentalists. So when someone is worse off, this transition cannot be termed as Pareto improvement, because for Pareto improvement someone can be made better off without making anyone else worse off. Here it is not Pareto improvement. ठीक है जी। Is it Kaldor-Hicks efficient? क्या ये Kaldor-Hicks efficient है? अब देखिए यहाँ पे जब कानून बन गया ना, जब कानून बन गया कि आप लकड़ी काट नहीं सकते हैं, कानून ही बना दिया, तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं पागल थोड़ी है पैसा देंगे आपको लकड़ी काटने रोकने के लिए। वो तो तब देना चाहते थे जब आप काट रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था रोकने के लिए, अब तो वो देंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्डर-हिक्स की बात ही नहीं आती। सिंस द विनर्स डोंट हैव टू पे एनी कंपनसेशन बिकॉज लूजर्स हैव नो लीगल क्लेम ऑन इट, लूजर्स के पास कोई क्लेम ही नहीं है, उनको तो लॉ ने रोक दिया है। So there is no point of comparing the gain of winners with the loss of losers. So certainly it is not Kaldor-Hicks efficient. Okay. Suppose that owners of the timber company would be fully compensated if the logging were prohibited, but this would require raising tax revenue of $8,000 and paying it to shareholders. अब देखो क्या हो रहा है, अब कानून जो है उनको रोक तो रहा है, मगर ये भी बात हो रही है कि उनको $8,000 का कंपनसेशन मिल जाएगा, ये उनका जो नुकसान हो रहा है उनको मिल जाएगा। और ये पैसा देगा कौन? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो स्टेट वेदर अ लॉ बैनिंग लॉगिंग कपल्ड विद कंपनसेशन इज परेटो ऑप्टिमल एंड वेदर इट इज कैल्डर-हिक्स एफिशिएंट। 2 सिचुएशन है नीचे, दोनों में बताना है क्या ये परेटो एफिशिएंट है, कैल्डर-हिक्स एफिशिएंट है, दोनों में बताना है। देखिए पहला क्या है,
द टैक्स इज असेस्ड इक्वली ऑन बोथ एनवायरमेंटलिस्ट एंड न्यूट्रल पार्टीज। तो देखिए न्यूट्रल पार्टीज तो क्या कह रही थी, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब उनको टैक्स देना पड़ेगा तो उनको लॉस हो जाएगा, तो परेट ऑप्टिमल तो हो नहीं सकता। when neutral parties are taxed when neutral parties are taxed for the compensation of timber company, then neutral parties are made worse off, and when someone is worse off, this transition cannot be termed as Pareto improvement। फिर इसमें definitely लिखनी है, because something is Pareto improvement if someone can be made better off without making someone else worse off। तो ये Pareto improvement तो नहीं है। कैल्डर-हिक्स है क्या? कैल्डर-हिक्स में क्या है देखिए, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, व्हाट इज़ द गेन ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट, वो तो 500 इंटू 25 देने को राजी थे। इसको यहाँ करना पड़ेगा। देखो हमारे पास 500 एनवायरमेंटलिस्ट थे प्लस 1500 न्यूट्रल पार्टी थी, टोटल 2000 लोग थे। तो टैक्स पर पर्सन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, टोटल नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स। टैक्स पर पर्सन क्या होगा, 8000 डिवाइड बाई 2000 यानी 4। एक आदमी को 4 रुपये देने पड़ेंगे। तो व्हाट इज गेन ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट, $500 लोग हैं, $25 देने को राजी थे, 4 देने पड़ रहे हैं, 21 देने पड़ेंगे। तो 500 इंटू 21 कितना होगा जी, 500 इंटू 21 10,500। व्हाट इज लॉस ऑफ न्यूट्रल पार्टीज, वो 1500 लोग हैं, उनको 4 रुपये देने पड़ रहे हैं, 6000 का उनको लॉस हो रहा है, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं इस मामले में पढ़ना है। वो तो कह रहे हैं भैया लकड़ी काटनी काटो, नहीं काटनी मत काटो, हमें मत घसीटो इस बीच में, क्योंकि उनको इसी बात का डर था कि हमको अल्टीमेटली पैसा देना पड़ जाएगा, अब देना पड़ रहा है। और व्हाट इज लॉस ऑफ टिम्बर कंपनी, उनको 8000 का लॉस हुआ, 8000 का मिल गया कंपनसेशन, तो नेट लॉस कह लीजिए, नेट लॉस इज 0। सो गेन ऑफ गेनर्स इज 10,500, loss of losers is 6,000। therefore gain of gainers is $10,500, loss of losers is 6,000 plus $0, $6,000। so gain of gainers is more than the loss of losers, so yes it is Kaldor-Hicks efficient। तो कैल्डर-हिक्स एफिशिएंसी तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में द टैक्स इज असेस्ड ओनली ऑन एनवायरमेंटलिस्ट्स। अगर अब सिर्फ एनवायरमेंटलिस्ट पे टैक्स लगे तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि टैक्स कितना देना पड़ेगा एनवायरमेंटलिस्ट को। इसके सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स क्या है, अब एक सेकेंड, नंबर of taxpayers, there are 500 environmentalists, so tax per person 8,000 by 500 $16। so एक आदमी को $16 देने पड़ेंगे, वो 25 देने को राजी थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर टिम्बर कंपनी को नुकसान हुआ कुछ नहीं, उनका कंपनसेशन हो गया। न्यूट्रल पार्टी से ना कुछ लिया ना कुछ दिया, उनको भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे उनको पर पर्सन गेन कितना हो गया, गेन पर पर्सन क्या है, $25 and 16 यानी $9। तो टोटल गेन क्या हो गया, $509 $4,500। आप वैसे भी देख सकते थे, वो 25 देना चाहते थे, $12,500 देने को तैयार थे, वो 8,000 देना पड़ रहा है, तो 4,500 का गेन है। सिंस हेयर, तो पहली बात करते हैं पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की, लिखिएगा पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। सिंस हेयर एनवायरमेंटलिस्ट आर मेड बेटर ऑफ बाय $4,500 विदाउट मेकिंग
timber company and neutral parties worse off, because timber company is compensated and neutral parties are not involved in this transaction. So this transaction या this transition is Pareto optimal. तो ये Pareto optimal है. Kaldor-Hicks है क्या? ये Kaldor-Hicks भी है. The gain of gainers is $4,500 and loss of losers is 0. There is 0 loss to timber company. There is 0 loss to neutral parties. So loss of losers is 0. Gain of gainers is $4,500. So gain of gainers is more than the loss of losers. So yes, it is Kaldor-Hicks efficient as well. ठीक है जी, ये भी हो गया जी. आगे देखें. The case of Sturgis versus Bridgman involved a confectioner who had operated heavy machinery at a certain location for several years as part of his candy making business. एक कोई केस था ये स्टर्जिस वर्सेस ब्रिजमैन का. इसमें क्या हुआ, कन्फेक्शनर था, उसने अपनी दुकान लगा रखी है, वहाँ पे उसने एक बड़ी हैवी मशीन लगा रखी है कैंडीज बनाने के लिए. When a doctor built a consulting room directly against the confectioner's premise, however, he found that the noise and vibration were a disturbance to his practice. अब डॉक्टर ने क्या किया, उसके साथ एकदम एक अपना वो बना लिया क्लिनिक पेशेंट्स को देखने के लिए. अब जैसे ही मशीन चलाता था इतना वाइब्रेशन और शोर होता था, डॉक्टर तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था. तो डॉक्टर को दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा. ठीक है. Suppose it would cost the confectioner $150 to move his machinery to a location where it would not disturb the doctor, and it would cost the doctor $200 to relocate the consulting room. अब अगर इन दोनों में से एक को तो किसी को जाना पड़ेगा यहाँ से, अगर शांति चाहते हैं, वरना रोज लड़ेंगे एक दूसरे से. तो इस शांति की कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट ये है कि या तो कन्फेक्शनर अपनी मशीन यहाँ से हटा ले, और हटाने पर उसको $150 का खर्चा होगा नई जगह शिफ्ट करने में, या फिर डॉक्टर यहाँ से चला जाए, डॉक्टर को $200 का खर्चा होगा. अच्छा जी. अज्यूम दैट डॉक्टर एंड कन्फेक्शनर कैन बार्गेन कॉस्टलेसली, यानी बिना पैसा खर्च कर आपस में एक दूसरे से बार्गेन कर सकते हैं. व्हाट विल बी द आउटकम इफ द कोर्ट ग्रांट्स द इंजेक्शन. अच्छा, मैं ये पढ़ना भूल गया यहाँ पे, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या. ये रहा. ही सॉट एन इंजेक्शन टू प्रिवेंट द कन्फेक्शनर फ्रॉम यूजिंग द मशीन. तो डॉक्टर ने क्या किया जी, कोर्ट चला गया. कोर्ट जाके बोला, देखिए सर, इस भाई साहब की गलती की वजह से इनकी मशीन जो चलती है, इस वजह से मैं अपने प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, तो इनको रोक दीजिए. अब फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर देती है, कोर्ट रोक देती है किसको, कन्फेक्शनर को मशीन चलाने से, तो व्हाट विल बी द आउटकम. तो क्या होगा, अब क्या होगा. अब डॉक्टर जो है वो तो कन्फेक्शनर को मशीन चलाने नहीं देगा. कन्फेक्शनर डॉक्टर को कहेगा चलाने, तो डॉक्टर को $200 का नुकसान होता है. तो कन्फेक्शनर के पास दो उपाय हैं, या तो खुद शिफ्ट हो जाए, या डॉक्टर को $200 दे और उसको शिफ्ट करा दे. खुद शिफ्ट होने में लगेंगे $150, तो ऑब्वियसली ये चीपर है, तो वो खुद शिफ्ट हो जाएगा. इस बात को लिखना है आपको. इफ द कोर्ट ग्रांट्स द इंजंक्शन, देन देयर आर 2 options available for the confectioner. Number 1, pay $200 to doctor and get him relocated to some other place, or relocate his own machinery to some other place by spending $150. Since relocation of his own machinery is cheaper, so what he will do, he will certainly relocate his machinery and spend $150. तो वो चुपचाप से अपनी मशीन वहाँ से उठाएगा और चला जाएगा दूसरी जगह पे. चलिए. व्हाट इफ द कोर्ट डज नॉट ग्रांट इट. अगर कोर्ट के ना भाई ना, देखो उसकी भी तो अधिकार है. आपने, वो तो पहले से बेचारा वहाँ काम कर रहा था, आपने पहले थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था. आप आगे वहाँ पर अपना क्लिनिक खोल के बैठ गए. हम आपको नहीं इंजंक्शन देंगे, इसको अपना काम करना होगा. बार्गेनिंग पॉसिबल है, दे कैन बार्गेन कॉस्टलेसली. अब क्या होगा, अब डॉक्टर अगर शिफ्ट करता है तो उसका कितना, अब डॉक्टर को डिसाइड करना है मैं क्या करूं, क्योंकि कन्फेक्शनर को तो केस जीत गया वो. डॉक्टर सोचेगा कि अगर मैं खुद शिफ्ट होता हूं मेरे $200 लगेंगे, और अगर मैं इसको शिफ्ट करा दूं तो मेरे $150 लगेंगे. पैसे तो मुझे खर्च करना पड़ेगा केस हार गया हूं मैं. तो डॉक्टर के लिए आसान क्या है, उसको $150 पे करके उसको रिलोकेट करा दे. नाउ इन दिस सिचुएशन डॉक्टर हैज़ 2 ऑप्शंस, ईदर टू रिलोकेट हिज ओन क्लिनिक or to relocate the machinery of confectioner. If doctor decides to relocate his own clinic, he has to spend $200.
if decides to pay compensation to confectioner to relocate, he has to spend $150. So certainly what doctor will do, doctor will spend $150 and ask the confectioner to relocate. Now important point is that it is not necessary that confectioner will agree on $150. They have to bargain, and bargaining will result in any amount lying between $150 to $200. At less than 150, confectioner will not agree. At more than 200, doctor will not pay. डॉक्टर 200,000 देगा नहीं, इससे ज़्यादा तो मैं खुद ही शिफ्ट हो जाऊंगा भाई। फिर 150 को उसका खर्चा से कम वो लेगा नहीं। तो वो आपस की बार्गेनिंग है। दे कैन डिसाइड एट एनी अमाउंट, दे कैन डिसाइड एट 150, 151, 152, एनीथिंग विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 152, लेस देन इक्वल टू 200। ठीक है, बार्गेनिंग होगी यहाँ पे, इसके बीच में कहीं वो डिसाइड होके अपना अमाउंट तय कर लेंगे। अज्यूम दैट द बार्गेनिंग बिटवीन द डॉक्टर एंड कन्फेक्शनर इज कॉस्टली, मतलब अब उनमें बार्गेनिंग नहीं हो सकती। इतना लड़ लिया आपस में ना, वो पहले इतना लड़ लिए, इतना उन्होंने आपस में झगड़ा कर लिया, एक दूसरे की शक्ल भी देखने को तैयार नहीं है। कोर्ट जाने से पहले तो बहुत कुछ हुआ होगा ना। कोर्ट तो फिर लास्ट उपाय में लोग जाते हैं भाई, आपस में जब हो जाता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, चलो फिर पुलिस बुलाओ, कोर्ट करो, सब कुछ। अब वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते, बार्गेन क्या करेंगे। ठीक है जी। व्हाट विल बी द आउटकम इफ द कोर्ट ग्रांट्स द इंजंक्शन, अगर कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर देता है तो क्या होगा। अब कन्फेक्शनर के पास कोई उपाय नहीं है, वो डॉक्टर से बात कर ही नहीं सकता। एक तो केस भी हार गया, बात तो वैसे नहीं कर सकता, तो चुपचाप शिफ्ट हो जाएगा। व्हाट इफ द कोर्ट डज नॉट ग्रांट इट, अब डॉक्टर ऑफर देगा तो भी जो कन्फेक्शनर मानेगा नहीं, क्योंकि बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं है। नाउ बिकॉज बार्गेनिंग इज नॉट पॉसिबल, सो एंड डॉक्टर हैज लॉस्ट द केस, सो डॉक्टर हैज ओनली वन ऑप्शन, टू शिफ्ट और टू रीलोकेट इट्स क्लिनिक, हिज क्लिनिक। कोई और ऑप्शन नहीं है, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। अब उसको अपना क्लिनिक रीलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं है। मैं ये आपको बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि उनमें झगड़ा हो गया, मतलब कोई भी वजह हो सकती है। मैं तो बस एक आपको एक केस बता रहा हूँ कि भाई क्या हो गया होगा। अज्यूम दैट बार्गेनिंग बिटवीन देम इज कॉस्टली। ठीक है, अब वो क्या वजह है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस खाली एक केस बताया आपको। मान लो इतना झगड़ लिया आपस में ना, वो कहते ना भैया इतना लड़ाई करो लेकिन इस हद तक मत जाओ कि कभी ये दोस्ती करनी पड़े तो फिर दिक्कत हो जाए। तो वो इस हद तक चले गए शायद। मैं तो बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी वजह हो सकती है। बात पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नाउ दे कैनॉट बार्गेन। व्हेन दे कैनॉट बार्गेन एंड डॉक्टर हैज लॉस्ट द केस, इसमें फर्स्ट क्या था, कन्फेक्शनर लूजेस द केस। व्हेन कन्फेक्शनर लूजेस द केस, कन्फेक्शनर विल रीलोकेट हिज मशीनरी। सेकंड केस क्या है, डॉक्टर लूजेस द केस, कोर्ट डज नॉट ग्रांट द इंजेक्शन। व्हेन डॉक्टर लूजेस द केस, डॉक्टर विल रीलोकेट his clinic. There is no other option. They cannot bargain now. Next question क्या है जी? Question number 4. The owner of a particular house has an unobstructed view of the ocean from his front window. However, the owner of a vacant lot in front of the house announces plans to build a house of his own. देखिए, आप ना समंदर के किनारे रहते थे और अपने घर की बालकनी में शाम को बैठ के मज़े से चाय पीते थे। सुबह उठ के चाय पी रहे हैं, शाम को बैठ के चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सामने समंदर है, मज़े आ रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि समंदर और आपके बीच में एक वेकेंट लैंड थी जो आपकी नहीं है, किसी और की। जब तक वेकेंट थी, आपको परवाह नहीं थी कोई भी। लेकिन एक दिन उसका मालिक आ गया और उसने कहा जी मैं अब यहाँ पे अपना घर बनवाने की सोच रहा हूँ, घर बनवाऊँगा। ये सुनते ही अगर मेरा ऐसा घर होगा जो सामने मेरे को ओशन व्यू नज़र आ रहा है और बीच में किसी का घर बनने वाला होगा, तो क्या होगा, मुझे दुख होगा और मैं चाहूँगा कि ऐसा ना हो, वो घर ना बना पाए। ठीक है, यही वो चाह रहा है। सपोज दैट ए 1 story हाउस विल पार्टली ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू बट ए 2 story हाउस विल ब्लॉक इट कम्प्लीटली। अगर उसने सिंगल स्टोरी बनाया तो मेरा कुछ व्यू खत्म हो जाएगा, उसने डबल स्टोरी बना दिया तो बस उसका घर ही दे पाऊंगा, फिर पीछे समंदर मुझे नजर नहीं आएगा। द बिल्डर्स प्रॉफिट एंड द वैल्यू ऑफ द हाउस आर एज फॉलोज। अगर 0 stories बनाता है तो ऑब्वियसली बिल्डर को प्रॉफिट कुछ नहीं है, और मुझे जो मैं समंदर देख पा रहा हूँ, मुझे इस व्यू की जो वैल्यू मेरे लिए वो $70,000 है। क्लास में बच्चे पूछते थे जब मैं पढ़ाता था, तो सर ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आप वैल्यू कैसे निकाल लेते हो? ये सब हाइपोथेटिकल नोशन है भैया। देखो, इसका कोई ऐसे
रीज़न नहीं है आपका यहाँ तक। अगर आपको कहा जाए कि कितने पैसे दोगे कि आपका व्यू बंद कर दें, तो जितना पैसा मैक्सिमम दे सकते हैं वही वैल्यू है आपकी नज़र में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है पैसे, ये वैल्यू आई कहाँ से, वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट है कि वो जो हाउस ओनर है जिसको समुद्र नज़र आ रहा है, जिसको ओशियन नज़र आ रहा है, वो उसकी नज़र में इस व्यू की वैल्यू $70,000 है। और अगर फर्स्ट फ्लोर बन जाए, सिंगल स्टोरी बन जाए, तो उसको पार्टली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अभी भी उसकी नज़र में इसका व्यू जो है वो उसकी वैल्यू 60,000 है, ठीक है। लेकिन अगर 2 स्टोरी बन जाए तो प्रॉफिट 150 का, इसका वैल्यू 0 है। इसको ऐसे समझना होगा। देखो देखो, नंबर ऑफ स्टोरीज 0, 1, 2, बिल्डर, टोटल प्रॉफिट 0, $1,00,000, $1,50,000। मार्जिनल प्रॉफिट, एमपी क्या है, मार्जिनल प्रॉफिट, यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ $1,00,000 का मार्जिनल प्रॉफिट है उसको, और यहाँ 50,000 का मार्जिनल प्रॉफिट है। और ये कौन है, हाउस ओनर, उसका टोटल वैल्यू क्या है, और मार्जिनल लॉस, यहाँ तो उसको कितनी वैल्यू है, 70,000 की, कुछ ऐसे लॉस तो है नहीं। यहाँ 6,000 की, तो लॉस कितना हो गया उसका, 10,000 का। यहाँ 0 लॉस हो गया 60,000 का, ठीक है। ये टेबल आप बना लीजिएगा। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। इज इट एफिशिएंट फॉर द हाउस टू बी बिल्ट, एफिशिएंट मतलब पेरियड एफिशिएंट की बात कर रहा है। देखो, अगर हाउस बनेगा तो लॉस तो होगा, एफिशिएंट तो नहीं है। अगर पेरियड एफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो एफिशिएंट तो नहीं है। पहले बात करते हैं पेरियड एफिशिएंट की, फिर कैल्डर हिक्स की बात भी कर लेंगे। व्हेन हाउस इज बिल्ड, होम ओनर इज मेड वर्स ऑफ, so the construction or building a house is certainly not Pareto efficient. But if ऐसे एक चीज़ और निकाल लेते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक चीज़ यहीं लिख देता हूँ, चलो एक चीज़ और है, टोटल वैल्यू 70,000, 1,60,000, 1,50,000, दोनों को मिला दें अगर तो। बट इफ ओनली वन सिंगल स्टोरी इज बिल्ट, देन द गेन ऑफ गेनर्स इज मोर देन द लॉस ऑफ लूजर्स। अगर सिंगल स्टोरी बनती है तो बिल्डर को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, होम ओनर को 10,000 का लॉस हुआ। गेन ऑफ गेनर्स, दैट इज गेन ऑफ बिल्डर इज 1 लाख, विच इज मोर देन द लॉस ऑफ लूजर्स, दैट इज लॉस ऑफ होम ओनर विच इज 10,000। सो दिस इज कैल्डर-हिक्स एफिशिएंट। सिंगल स्टोरी बनना कैल्डर-हिक्स एफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पर गेन ऑफ गेनर्स इज मोर देन द लॉस ऑफ लूजर्स। लेकिन अगर सेकंड फ्लोर बन जाएगा तो ये कैल्डर-हिक्स भी नहीं रहेगा। क्यों? यहाँ पे गेन ऑफ गेनर्स कितना है, 50,000, और लॉस ऑफ लूजर्स कितना है, 60,000। इसको तो 1 लाख से 1.5 लाख सिर्फ 50,000 का गेन हुआ, और उसको 60,000 से 0 यानी 60,000 का लॉस हो गया। तो ये सेकंड स्टोरी बनना कैल्डर-हिक्स एफिशिएंट भी नहीं है। बात बड़े ध्यान समझना, फिर से रिपीट करता हूँ। Pareto efficiency की बात करेंगे तो इट इज़ नॉट Pareto efficient, because here homeowner is certainly made worse off when builder builds a house, so it is not Pareto efficient. Calder-Hicks की बात करें तो if single story is built, then the gain of builder, which is 1 lakh, is more than the loss of loser, which is 10,000. So building of single story is Calder-Hicks efficient. A building of second story, it is Calder-Hicks inefficient, because here the gain of builder is 50,000, where the loss of homeowner is 60,000. ठीक है, तो सेकेंड स्टोरी बनना कैल्डर-हिक्स एफिशिएंट नहीं है। If so, how many stories should it be? So according to Calder-Hicks efficiency, single story should be built. तो Calder-Hicks efficiency के हिसाब से सिंगल स्टोरी बननी चाहिए। अच्छा जी, सपोज द ओरिजिनल ओनर सीक्स एन इंजंक्शन हॉल्टिंग कंस्ट्रक्शन। तो जिसका घर है समुद्र के किनारे, जो शाम को बैठ के समुद्र देखता है, वो कोर्ट चला गया, कहते हैं इसको मत बनाने दो, मेरा व्यू ख़राब हो जाएगा। अब कोर्ट क्या करेगा, तो ग्रांट देगा, इंजेक्शन ग्रांट करेगा, नहीं करेगा, वही दो केस बनेंगे यहाँ पर। फर्स्ट में कह रहा है द कोर्ट रिफ्यूजेज टू ग्रांट इंजेक्शन, डिस्क्राइब द मार्केट आउटकम इफ बार्गेनिंग कॉस्ट आर लो। कोर्ट कहता है भैया देखो उसकी प्रॉपर्टी है, जैसे आपकी जगह है वैसे उसकी भी जगह है, अब वो एंजॉय करेगा, आपने जितना करना था कर लिया, उसकी खरीदी हुई जगह है,
ठीक है, अब वो अपना घर बनाएगा, वो बैठेगा समुद्र के किनारे। तो अब इंजंक्शन दिया नहीं, अब क्या होगा, अब होगा ये, यहाँ पर बार्गेनिंग कॉस्ट लो है, बार्गेनिंग कॉस्ट लो है। आप उस बिल्डर को कहेंगे भैया देखो आप जो है फर्स्ट फ्लोर तक बनाओ, सेकंड फ्लोर मत बनाओ। क्यों, आपको सेकंड फ्लोर बनाने में क्या हो रहा है, 50,000 का एडिशनल गेन हो रहा है ना, वो 50,000 में आपको दे देता हूँ, ठीक है। आप फर्स्ट फ्लोर बनाओगे आपको 1 लाख का प्रॉफिट होगा, और सेकंड फ्लोर ना बना पाने की वजह से आपको 50,000 का लॉस हो जाएगा। वो पोटेंशियल प्रॉफिट जो आप अर्न कर सकते थे नहीं कर पा रहे हो, वो 50,000 रुपीज़ में आपको पे कर देता हूँ, आप सेकंड स्टोरी मत बनाओ। इसको गेन कितना हाउस ओनर को 60,000 का, उसमें से 50,000 उसको दे देगा, फिर भी 10,000 बचेंगे। अब यहाँ पर स्टोरी ये है कि 50 से 60 के बीच में कहीं भी प्राइस डिसाइड हो सकता है, 60,000 से ज़्यादा ये नहीं देगा, 50 से कम पे वो नहीं मानेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा देखिए, इन दिस सिचुएशन द होम ओनर विल try to negotiate with the builder and will try to insist that builder should build only a single story house and will offer a compensation in return. The compensation amount will lie anywhere between $50,000 to $60,000, because at less than 50,000 the builder will not agree, and at more than 60,000 the homeowner has no incentive to pay. So the compensation amount will lie between 50,000 to 60,000 and builder will build only single story. भाई आपको 50,000 प्रॉफिट होता है, अगर वो 51 दे दे तो आपको फिर भी 1,000 का फ़ायदा ही है, तो आप नहीं बनाओगे, ठीक है। अच्छा जी, सपोज द कोर्ट ग्रांट्स द इंजंक्शन, डिस्क्राइब द मार्केट आउटकम। अच्छा एक चीज़ और रहेगी, सॉरी फर्स्ट पॉइंट एक चीज़ और रहेगी, वो ये रह गया कि डज द आउटकम चेंज इफ बार्गेनिंग कॉस्ट आर हाई। अगर बार्गेनिंग कॉस्ट हाई हैं तो वो बार्गेन नहीं कर पाएंगे, फिर बिल्डर के पास राइट है वो सेकंड फ्लोर स्टोर बनाएगा। इफ बार्गेनिंग कॉस्ट हाई दे कैनॉट बार्गेन, एंड सिंस बिल्डर हैज़ अ राइट so builder will build 2-story building and will get a profit of 1,50,000। तो यहाँ बार्गेन होगा ही नहीं। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सपोज कोर्ट ग्रांट्स द इंजंक्शन, डिस्क्राइब द मार्केट आउटकम इफ बार्गेनिंग कॉस्ट लो। अब कोर्ट ने इंजंक्शन दे दिया, भैया तुम नहीं बना सकते, इतने समय से सोए हुए थे, हैं गई जगह तुम्हारी, अभी नहीं बना सकते तुम यहाँ पे जाओ। अब क्या होगा, अब बिल्डर जाएगा किसके पास, इन महाशय के पास, इनका घर है। क्योंकि बिल्डर को सिंगल स्टोरी बनाने में 1 लाख का फ़ायदा होता है, इनको सिर्फ 10,000 का नुकसान होता है। तो बिल्डर इनको बोलेगा भैया मैं आपको 10,000 रुपये दे देता हूँ, मुझे सिंगल स्टोरी बनाने दो, ज़्यादा नहीं कह रहा, सिंगल स्टोरी बनाने दो, मैं आपको 10,000 रुपये दे देता हूँ। अब जरूरी नहीं 10 में मान जाए वो, 10,000 से कम पे तो सर्टेनली मानेगा, 10,000 रुपये मान जाए ज़रूरी नहीं है, और बिल्डर 1 लाख से ज़्यादा देगा नहीं। तो 10,000 से 1 लाख के बीच में कहीं भी अमाउंट तय हो सकता है, मान लो 50,000 रुपये तय हो गया, फिर भी बिल्डर को 1 लाख का प्रॉफिट है, 50,000 देके नेट 50,000 का प्रॉफिट बच गया, और होम ओनर को 10,000 का लॉस हुआ, 50,000 की मिल गई कंपनसेशन, 40,000 का फिर भी फायदा हो गया, विन विन सिचुएशन दोनों के लिए। इफ कोर्ट ग्रांट्स द इंजंक्शन देन बिल्डर विल अप्रोच द होम ओनर एंड विल इंसिस्ट टू लेट हिम बिल्ड द हाउस, एंड इन रिटर्न he will offer compensation to homeowner. The compensation amount will lie anywhere between $10,000 to $1 lakh, because at less than 10,000 homeowner will not agree, because 10,000 is his loss. At more than 1 lakh builder has no incentive to pay, because 1 lakh is his maximum gain. So amount of compensation will lie anywhere between 1 lakh to 10,000 to 1 lakh, and builder will build single story। क्योंकि डबल स्टोरी क्यों नहीं करेगा, उसके लिए उसको 1.5 लाख का प्रॉफिट होगा, इसको 130 का लॉस हो जाएगा। सेकंड स्टोरी बनाने में क्या होगा, सेकंड स्टोरी बनाने में उसको एडिशनल गेन 50,000 रुपये का है सिर्फ, और इसको लॉस 60,000 का है, तो 50,000 कमा के 60,000 क्यों देना चाहेगा, वो नहीं देना चाहेगा, सिंगल स्टोरी पे रुक जाएगा। डज आउटकम चेंज इफ बार्गेनिंग कॉस्ट आर हाई, अगर वो बार्गेन कर नहीं सकते तो वो बिल्डर हाउस नहीं बना पाएगा, स्टेटस को रहेगा। इफ द बार्गेनिंग कॉस्ट आर हाई builder will not be able to build the house and status quo will be maintained। ठीक है, तो ये मेजरली थ्योरी क्वेश्चंस है। आप कहेंगे सर ये क्यों बनवाया, कंपैरिजन के लिए बनवाया था, आपको पता चल सके कितना प्रॉफिट कितना लॉस है। मैं बार बार बोल रहा हूँ 50,000 का प्रॉफिट 60,000 का लॉस, वो यहीं से बोल रहा हूँ, ये बना लिया, ये बना के दिखा दिया, उसके बाद हम लिख रहे हैं नीचे सारी कहानी। एक वो टोटल प्रॉफिट भी बना देना साथ में इसके, वो मैं वहाँ अलग से बना दी, यहाँ बनाने की जगह भूल गया पहले, या तो जगह भी नहीं थी। ठीक है, समझ गए।
तो यही है, बेसिक क्वेश्चन थे, कोई खास रॉकेट साइंस उसमें थी नहीं। फिर भी कोई क्वेरी, कोई बात ऐसी है जो आपको पता नहीं चली तो डाउट सेशन में आइए, डिस्कस कीजिए। और आई एम नॉट श्योर ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा कि नहीं। अगर जाएगा और आप यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं तो फिर नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर 9899192027। आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, अपनी बात मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। राइट, ओके जी, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।